हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमने कुछ बैंकिंग सेक्टर्स की हिस्ट्री पढ़ी थी। अब हम जो है 1991 के बाद में हमारे इंडियन बैंकिंग सिस्टम में क्या रिफॉर्म्स आए वो पढ़ेंगे। स्पेशली एम नरसिम्हन कमेटी के बारे में पढ़ेंगे, जिन्होंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स लाए इंडिया में, जिनकी वजह से आप आज मॉडर्न बैंकिंग देख पा रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले 1991 में आप जानते ही हैं कि जो हमारे देश की हालत बहुत बुरी हो गई थी, सोना गिरवी रखने के हालात तक पहुंच गए थे। फिर उसके बाद लिबरलाइजेशन हुआ, प्राइवेटाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ। तो उस टाइम पे बैंकिंग में क्या हो रहा था? बैंकिंग में गवर्नमेंट ने एम नरसिम्हन कमेटी बैठाई थी। ये कमेटी 1991 में बैठी थी और इसने बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स बताए, जो हम एक एक करके देखेंगे, जिससे कि बैंकिंग सेक्टर हमेशा हमेशा के लिए बदलने जा रहा था। सबसे पहले तो एसएलआर। अब आपको याद आ रहा होगा एसएलआर और सीआरआर क्या होते हैं। टू बी रिड्यूस्ड। उस टाइम पे क्या होता था कि जो बैंक का टोटल कैपिटल, जो बैंक सारा लोन लेता था लोगों से, एफडी वगैरह डिपॉजिट्स वगैरह बनवाता था, या फिर ये सेविंग वगैरह बैंक के अकाउंट खुलवाता था, इन सब का लगभग 40 से 50% गवर्नमेंट को देना पड़ जाता था, आरबीआई को देना पड़ जाता था, जिसपे ना के बराबर ही इंटरेस्ट मिलता था। तो कह सकते हैं कि इफेक्टिवली बैंक सिर्फ अपनी आधी कैपिटल से ही काम कर पा रहा था। तो नरसिम्हम कमेटी ने कहा कि आप इतना ज़्यादा मत लीजिए इनसे पैसा, इतना ज़्यादा आप सेफ्टी नेट मत रखिए, कम कर दीजिए। अब उसी को ही देखते देखते आज के टाइम पे 20 से 25% ही कैपिटल बैंक्स को अपना सेव करके रखना पड़ता है, बाकी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो सीधा सीधा 1.5 गुना कैपिटल वो बैंक यूज़ कर पा रहे हैं अपनी, जहां वो पहले 50% ही कर पा रहे थे यूज़, आज वो 75% तक यूज़ कर पा रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर जो है एसएलआर और सीआरआर कम पड़ गया तो कैसे पता लगाए कि भाई बैंक को कहीं कमी ना पड़ जाए एसएलआर और सीआरआर की वजह से। तो इसीलिए नरसिम्हन कमेटी ने एक और बात कही। उन्होंने क्या कहा? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। अब ये क्या होता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में क्या होता है दोस्तों, कि जैसे आप मान लीजिए एक बैंक ने जो है बहुत सारे लोगों को लोन दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट को लोन दिया है, स्टेट गवर्नमेंट्स को लोन दिया है, फिर एमसीडीज को भी लोन देते हैं, म्यूनिसपैलिटीज को, फिर कॉर्पोरेट्स को भी लोन दिया जाता है। उसके अलावा रिटेल लोगों को भी, यानी हम जैसे आम लोगों को भी लोन दिया जाता है। तो कमिटी ने सजेस्ट किया कि बेजल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, बेजल एक इंटरनेशनल नॉर्म्स है बैंकिंग के लिए, जो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे। फिलहाल आप इस पर ध्यान दीजिए। मोटा मोटा गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि सेंट्रल गवर्नमेंट तो जितना भी आपने लोन दिया है वो सारा के सारा वापस आना है, तो उसको जीरो मान लेते हैं, कि यानी कि जीरो रिस्क। स्टेट गवर्नमेंट को जितना भी आपने दिया है उसका 75% तो वापस आ जाएगा, तो 25% रिस्क मान लेते हैं। म्यूनिसपैलिटीज को आपने जितना भी लोन दिया है, मुझे तो नहीं लगता, कमेटी ने कहा कि कुछ भी वापस आएगा, बेजल नॉर्म्स ने कहा, तो आप जीरो मान, उसको जो है 100% कैपिटल मान लीजिए। ये माना जाता है कि म्यूनिसपैलिटीज पूरे वर्ल्ड में ही इस तरह इतनी खराब होती हैं कि अगर आपने उन्हें लोन दे दिया तो शायद ही आपका लोन वापस आए या ना आए। कॉर्पोरेट्स, इन्हें भी ये कहा गया कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, कल को कौन सा कॉर्पोरेट डूब जाए, क्या क्राइसिस आ जाए, तो एक बार को आप इसको भी 100% डूबा हुआ मान के चलिए। रिटेलर्स माना जाता है कि आम आदमी शरीफ होता है, जब तक बहुत मजबूरी ना हो वापस कर ही देता है, तो 50% मानकर चलिए। अब ऐसे कर करके मान लेते हैं कि आपने जितना भी लोन दिया है उसका तकरीबन 60% लोन जो है आपका अंडर रिस्क आता है। कोई बात नहीं। अब कहा गया कि ये जो लोन है ना, जितना भी आपने टोटल दिया, इसका 15% या 11%, मतलब अलग अलग डिपेंड करता है कौन सा बेसल नॉर्म अपना रहे हैं, 10 से 15% तक के बीच में, इसका 10 से 15% के बीच में अपनी खुद की कैपिटल होनी चाहिए बैंक की। बैंक जो है लोन वाली कैपिटल नहीं, बैंक की खुद की कितनी कैपिटल लगी हुई है बैंक में, सवाल ये उठता है। तो उसके लिए कहा गया कि
बैंक की जो खुद की कैपिटल है वो 10 से 15% होनी चाहिए खुद की कैपिटल, या फिर ऐसे लोन जो 30-40 साल बाद चुकाने हैं, ऐसे लोन्स और प्लस अपनी कैपिटल मिला के ऐसे रिस्की एसेट्स का 10-15% जो बैंक खुद रखे, तो इससे हम एक बहुत अच्छा सेफ्टी नेट प्रोड्यूस कर बना पा रहे हैं, बजाय कि आप एसएलआर और सीआरआर रख के उनकी इकोनॉमी को ही, जो उनकी जो फ्लो को ही रोक दें, कैश फ्लो को ही डिस्टर्ब कर दें। आप ये सिस्टम आजमाइए जिसमें वो पता चले कि कल को सब कुछ वापस करना पड़ गया और कुछ आया नहीं, तो क्या कितना रिस्क बैठता है, उस हिसाब से बैंक कितना तैयार है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। बट ये सारी जो हम कहानी सुना रहे हैं कि इसको 50% मानो, इसको 100 मानो, इसको 75 मानो, इसको कुछ मत मानो, ये सब डिसाइड कैसे होगा? इसके लिए भी नरसिम्हन कमेटी ने एक और बात कही। उन्होंने कहा क्लासिफिकेशन ऑफ एसेट्स कीजिए, ये रिस्की एसेट है, ये सेफ एसेट है, ये वाले एसेट्स में जो है हम ज़्यादा कमाई कर सकते हैं, इस तरह से जो है क्लासिफिकेशन कीजिए। इसके साथ हम सिक्योर्ड कोलेटरल ले रहे हैं या ये अनसिक्योर्ड डेट है, इस तरह से आप जो सभी एसेट्स की क्लासिफिकेशन कीजिए बैंक की। ठीक है, अब और देखते हैं इसके अलावा क्या कहा नरसिम्हन कमेटी ने। उन्होंने कहा कि भाई एक्सेस टू कैपिटल मार्केट, एक्सेस टू कैपिटल मार्केट मतलब कि जो शेयर मार्केट है या इससे जुड़े हुई या फिर बॉन्ड्स मार्केट हो गई, इस सबको कैपिटल मार्केट हम पढ़ चुके हैं। कैपिटल मार्केट क्या क्या होती है, इस सब में जो है बैंक्स की भागीदारी बढ़ाइए। बैंक्स आखिर इन सब में शामिल क्यों नहीं हो सकते हैं? बैंक्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है बॉन्ड मार्केट में या फिर जो शेयर मार्केट में, इस तरह से जो है इनको एक्सेस तो मिले। बैंक जो है कुछ ना कुछ ये भी तो जरिए हैं कमाई करने के लिए, या फिर बैंक्स यहां से अपना पैसा भी तो जुटा सकते हैं, शेयर इशू करके पैसा जुटा सकते हैं, या बैंक जो है बॉन्ड्स इशू करके जो है पैसा जुटा सकते हैं। इस सब का हक जो है बैंक्स को मिलना चाहिए। चलिए अच्छी बात है, और आगे देखते हैं। लोकल एरिया बैंक्स, अभी लोकल एरिया बैंक्स का क्या मतलब हुआ? भाई लोकल एरिया बैंक्स का मतलब हुआ कि जैसे गांव होते हैं, छोटे छोटे हमारे गांव के जो गांव होते हैं, उनमें लोग जो है बहुत ज़्यादा उनको कैपिटल रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे हम बार बार आपसे बोलते हैं कि रूरल बैंक्स जो होते हैं वो हमारे गांव के लोगों की छोटी छोटी सी रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट करते हैं। तो इस तरह के बैंक्स को, रूरल बैंक्स को या फिर कोऑपरेटिव बैंक्स को सिर्फ गाँव ही क्यों देखें, शहरों में भी बहुत लोगों के पास छोटी छोटी सी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, छोटी कैपिटल होती है। तो उनके लिए भी आप जो लोकल बैंक्स में ज़्यादा प्रमोट कीजिए। बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स उसके बाद खुलते गए इंडिया में, बहुत सारे रूरल बैंक्स खुले, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स खुल रहे हैं आज के टाइम में। ये सब जो है नरसिम्हम कमेटी की ही सजेशंस थी। चलिए और कुछ देखते हैं आगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि कंपटीशन बढ़ाइए मार्केट में, इंक्रीज इन कंपटीशन। कैसे? बाय अलाउइंग प्राइवेट बैंक्स, मतलब कि प्राइवेट बैंक कैसे? जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, ये सारे बैंक्स को अलाउ कीजिए। मतलब आप प्राइवेट बैंक की भागीदारी बढ़ाइए, क्योंकि क्या हो रहा था कि जो सरकारी बैंक थे ना बहुत ज़्यादा सुस्त हो गए थे। आप देखेंगे आज भी सरकारी बैंक के कर्मचारी उतने एक्टिव नहीं होते, बहुत सारे लंबे लंबे प्रोसीजर्स होते हैं, कुछ भी उतना ज़्यादा डिजिटलाइज नहीं हुए हैं। आज भी सरकारी बैंक्स बहुत पीछे हैं कंपेयर टू हमारे हाईटेक प्राइवेट सेक्टर बैंक, जैसे कोटक महिंद्रा बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक कितने ज़्यादा एडवांस काम करते हैं, कितना फास्ट काम होता है इनका। तो इसलिए कहा कि आप कंपटीशन बढ़ाएंगे तो सरकारी बैंक भी जो कंपटीशन में बेटर काम करेंगे और लोगों को बहुत बेटर कंज्यूमर सर्विस वगैरह मिलने लगेगी। अब और देखते हैं। अब बात आई कि सिर्फ जो है इंडियंस ही क्यों इंडिया में बैंक खोले, फॉरेन बैंक्स क्यों नहीं खोल सकते हैं? तो बोला गया कि अलाउ फॉरेन बैंक्स। अब इसका क्या फायदा हुआ फॉरेन बैंक्स खोलने का? इंडियन बैंक जो है ना अपने एक दायरे में ही सीमित रह सकते हैं। उन्हें नहीं, वो ये नहीं समझ सकते कि बाहर की जो क्या चल रहा है, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है, इसको जानने के लिए आपको जो है बाहर से लोग बुलाने पड़ेंगे, बाहर से बैंक्स आएंगे, वो नई टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करेंगे, नई सोच के साथ काम करेंगे, तो इंडियन बैंक्स भी उनसे इन्फ्लुएंस्ड होंगे और अपना काम काम बेटर कर पाएंगे। और साथ ही आपको फॉरेन कैपिटल तो इतनी भारी मिल ही रही है, अगर फॉरेन बैंक इंडिया में आता है तो अपनी कैपिटल भी साथ में लाएगा, तभी तो काम कर पाएगा इंडिया में। तो साथ में उधर भी आपको एक बेनिफिट मिल रहा है, तो इसलिए फॉरेन बैंक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इंडिया में आए। और क्या बोला गया? रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बैंक्स, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बैंक्स।
अब इसका क्या मतलब हुआ, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ बैंक्स का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि भाई कहा गया कि जो बैंक्स हैं उनको आप रीस्ट्रक्चर कीजिए, यानी कि भाई ब्रांचेस ज़्यादा अलाउ करिए खोलना, या आप ये इंश्योर कीजिए कि अगर एक आदमी जो एक जगह से चेक ड्रॉ कर रहा है, चेक के पैसे निकाल रहा है, विड्रॉ कर रहा है मनी, तो दूसरे ब्रांच को हाथ की हाथ खबर पहुंच जाए। ऐसा ना हो कि भाई यहाँ से पैसा निकला और दूसरी जगह पता ही नहीं, वहां से भी सेम चेक से पैसा निकाल लिया गया। ऐसा ना हो, इसलिए जो है सभी के अंदर रिस्ट्रक्चर कीजिए ब्रांचेस में, सभी बैंक्स में, और सभी बैंक्स का आपस में कनेक्शन बहुत अच्छा होना चाहिए हर वक्त, ताकि उन्हें हर वक्त पता चले कि अच्छा इस चेक से अब पैसा नहीं निकल सकता, ये तो यूज हो चुका है, ये जो अकाउंट है ये खाली है। सभी जो बैंक्स हैं वो आपस में इंटीग्रेटेड हों, जो बिल्कुल आइसोलेशन में काम ना कर रहे हो सभी बैंक्स। और क्या गया कहा गया, ट्रांसपेरेंसी इन वर्किंग, ट्रांसपेरेंसी इन बैंक्स वर्किंग। ट्रांसपेरेंसी किस तरह की ट्रांसपेरेंसी की बात हो रही है इधर? ट्रांसपेरेंसी मतलब कि पता चले ना भाई, बैंक के पास जो बैंक अपनी एनुअल रिपोर्ट जारी करे, क्वार्टरली रिपोर्ट जारी करे, पता चले कि बैंक के पास कितना खाता, कितना पैसा आया है, कितना एफडी में या डिपॉजिट्स के थ्रू आया है, कितना कॉर्पोरेट से लोन ले रहा है, फिर आगे कितना इशू कर रहा है लोन। पता तो चले बैंक सर्वाइव करने लायक भी है या नहीं है, या बहुत ज्यादा इसका एनपीए हो गया है, तो कैसे पता चलेगा जब तक ट्रांसपेरेंसी ही नहीं होगी। और क्या कहा गया, फिर इसके बाद कहा गया लाइसेंसिंग ऑफ बैंकिंग ब्रांचेस। ज्यादा से ज्यादा जो है बैंक्स अपनी ब्रांचेस खोलें, ये बैंक्स को अलाउ कीजिए। पहले क्या होता था, हर ब्रांच खोलने के लिए बैंक को बहुत सारी फॉर्मेलिटीज का सामना करना पड़ता था। उसके बाद फिर जो बैंक की ब्रांच खुलती थी, और इसी अगर ये इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम होता था कि बैंक सोचते थे कि इससे अच्छा कम ही ब्रांचेस खोलो, कोई फायदा ही नहीं ज्यादा खोलने का। तो कहा गया कि आप जो है बैंकिंग ब्रांच खोलने का जो पूरा सिस्टम है वो आसान कीजिए। आप देखिए दसियों हजारों ब्रांचेस हर बैंक की आज खुली हुई है इंडिया में, लाखों ब्रांचेस हैं टोटल। ये सब तभी तो पॉसिबल हो पाया क्योंकि ब्रांचेस खोलना आसान हो गया था इन बैंक्स के लिए, चाहे इंडियन बैंक हो, एक लोकल बैंक ही क्यों ना हो, या फिर एक जो फॉरेन बैंक ही क्यों ना हो। अब इसके अलावा सुपरविजन ऑफ बैंक्स, मतलब कि आप हर वक्त बैंक्स पे नजर भी रखिए साथ में, कि बैंक्स को जो है कहीं भी गड़बड़ ना हो, कुछ भी किसी भी तरह का फ्रॉड ना हो रहा हो। इस तरह की चेकिंग आप हमेशा बैंक्स में रखिए ताकि आम लोगों का पैसा डूब ना जाए। अगर कोई भी बैंक आपको लगता है कि ये थोड़ा खतरे में है, किसी प्रॉब्लम में है, तो उसी टाइम पे जो बैंक के को मोरिटोरियम में डाल दीजिए, मतलब कि उसको अलाउ कीजिए कि आप उसको कहिए कि अब आप और लोन नहीं दे सकते हैं। इस तरह की रिस्ट्रिक्शंस आप लगा कर रखिए। तो कुल मिला के जो है बैंक्स पे आप जो हर वक्त नजर रखें, बजाय इसके कि आप साल भर के आखिर में जो एनुअल रिपोर्ट आने वाली है उसको पढ़ने का इंतजार कर रहे हो। नहीं, हर वक्त हमें जो बैंक का ध्यान रखना है कि बैंक जो है, सारे बैंक जो है वो उनके पास कैपिटल जो एडिक्वेट अमाउंट में है या नहीं है, वो अपने रिजर्व्स मेंटेन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि हमने जो है इतना एसएलआर और सीआरआर कम कर दिया है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी बनती है कि हम उसको कवर करें सुपरविजन की तरीके से। तो ये सारी जो रिफॉर्म्स थे ये लाई थी एम नरसिम्हन कमेटी 1991 में। बट ये रिफॉर्म उस टाइम के लिए तो बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे काम भी करे। जैसे कि हमने आपको बताया कि एचडीएफसी, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, जिसे पहले यूटीआई बैंक भी कहते थे, सब इसी दौरान ही खुले थे और बहुत अच्छे से काम भी किया इन्होंने। बट फिर 1998 में और कुछ सुधारों की जरूरत हुई, डिजिटलाइजेशन की सुधार की जरूरत हुई। वो पढ़ते हैं, आइए क्या थे। पहले आप ये सब कुछ नोट कर लीजिए। अब हम पहुंच गए हैं 1998 में, फिर से नरसिम्हन कमेटी बैठती है। इन्होंने 1991 में भी बहुत अच्छे रिफॉर्म्स लाए थे और 1998 में और भी अच्छे रिफॉर्म्स लाए, जो कि जिसके रिजल्ट हम आज तक देख रहे हैं, अच्छे रिजल्ट्स। तो क्या क्या लाए, सबसे पहले इन्होंने कहा कि न्यू एरियाज इन बैंकिंग सेक्टर। अब इसका क्या मतलब था भाई, बैंकिंग सेक्टर में बैंक्स तो हैं ही, अपना काम तो कर ही रहे हैं लोन लेने देने का, साथ में क्यों ना आप उन्हें इंश्योरेंस का साथ भी ऐड कर दें। साथ में क्यों ना आप उनको ये भी प्रोवाइड कर दें कि आप वो जो है म्यूचुअल फंड्स का बिजनेस भी कर सकते हैं। इस तरह से नए एरियाज खोल दीजिए, ब्रोकर्स का काम कर सकते हैं। तो नए एरियाज जो हमने बैंकिंग सेक्टर में खोल दिए थे अपने बैंक्स के लिए। उसके अलावा क्या कहा गया, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स इन बैंकिंग सेक्टर, न्यू इंस्ट्रूमेंट्स इन बैंकिंग सेक्टर। अब ये नए इंस्ट्रूमेंट्स क्या है,
भाई जैसे आज के टाइम पे आप देखते हैं एनईएफटी होती है, या फिर आरटीजीएस हो रही है, आईएमपीएस होती है, और भी नए नए सिस्टम जो है आते जा रहे हैं, जैसे कि यूपीआई सिस्टम आ गया है। तो ये सारे सिस्टम जो है, इन्होंने कहा पहले नरसिम्हम कमेटी में 1998 में ही कह दिया था कि आप जो नए सिस्टम लाते रहिए बैंकिंग में, कुछ ना कुछ नया होते रहना चाहिए, नई सुविधाएं लोगों को मिलती रहनी चाहिए नए सिस्टम्स के द्वारा। अब और क्या कहा गया, यूनिवर्सल बैंकिंग की बात करी गई है पहली बार इंडिया में। ये यूनिवर्सल बैंकिंग का क्या मतलब होता है कि आप जब एक बैंक के पास जाएं तो वो बैंक आपको सारी की सारी सर्विसेज प्रोवाइड करे, चाहे आपको शेयर मार्केट के लिए अपना ब्रोकर का अकाउंट, अपना अकाउंट खुलवाना हो ट्रेडिंग का, या फिर आपको बैंक से रिलेटेड कोई भी एफडी बनवानी हो, डिपॉजिट कराना हो, या कुछ भी और कराना हो, या फिर आपको जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस, म्यूचुअल फंड खरीदने हो, या फिर आपको इंश्योरेंस खरीदना हो। एक बैंक जो है वो खुद में ही सब कुछ, जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं सब कुछ प्रोवाइड करे, चाहे आपको बॉन्ड्स खरीदने क्यों ना खरीदने हो, सब कुछ अवेलेबल होगा एक ही बैंक के पास, हर बैंक के पास। इसे कहा गया यूनिवर्सल बैंकिंग। ठीक है, और क्या कहा उन्होंने, उन्होंने कहा कि स्ट्रेंथन विद टेक्नोलॉजी, बैंक्स जो है उनके पास नई नई टेक्नोलॉजी आनी चाहिए। किस तरह की टेक्नोलॉजी, डिजिटलाइजेशन का जमाना आगे आ रहा था धीरे धीरे, तो उन्होंने कहा कि भाई जो बैंक्स हैं वो ध्यान रखें, जैसे कि हमने आपको पहले ही बताया था ना कि हाईली इंटीग्रेटेड होने चाहिए सारे बैंक्स और बैंक्स की ब्रांचेस आपस में। तो ये टेक्नोलॉजी के माध्यम से हो सकता है। जैसे एटीएम, एटीएम में कितनी शानदार टेक्नोलॉजी आई, पहले कहाँ इतने एटीएम होते थे, धीरे धीरे एटीएम बढ़ते गए, और यही बात कर रहे थे टेक्नोलॉजी, मतलब नई नई टेक्नोलॉजीज आते रहे। इसके अलावा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी कि आईटी, आईटी सिस्टम रॉबस्ट, मतलब क्या हुआ इसका, जितना भी काम बैंक में हो रहा है सब कुछ जो है, सब जगह जो आईटी का इन्वॉल्वमेंट हो, सब कुछ कंप्यूटर पे हो, ना कि आप जो फिजिकल रिकॉर्ड्स मेंटेन करें सबके, सबकी मोटी मोटी, हर कस्टमर की मोटी मोटी फाइलें मेंटेन करने से बजाय आप अपने कंप्यूटर्स में, आप अपने सिस्टम्स में सब कुछ लोड करके रखिए, और वो सिस्टम जो है क्लाउड के थ्रू या किसी भी सर्वर पे सेव हो, ना कि आपके कंप्यूटर पे सेव हो। वो जो है आपके मेमोरी के अंदर सेव होनी चाहिए, जो कि जो फ्रीली अवेलेबल टू ऑल ब्रांचेज हो। सिर्फ ये नहीं कि आपने आपके पर्सनल कंप्यूटर में हमने कुछ डाल दिया, नहीं, पूरे बैंक जो आईटी के जरिए इंटीग्रेटेड हो अच्छे से, और आपका सारा रिकॉर्ड जो है अवेलेबल हो, कभी भी आप मांगे तो बैंक का जो भी कर्मचारी हैं वो आपको इजीली प्रोवाइड कर सकें। तो ये सिस्टम, आईटी सिस्टम जब रॉबस्ट होगा तभी ये हो सकता है। इसके अलावा मर्जर एंड एमलगमेशन, मर्जर एंड एमलगमेशन। अब मर्जर एंड एमलगमेशन कहाँ से आ गई ये बात, क्या कहा गया कि बैंक्स को बड़े होने की जरूरत है, और उसके लिए कि अगर बैंक जो आपस में, दो बैंक आपस में मिलना चाहें, अच्छी बात है मिल जाइए, या फिर एक बैंक दूसरे बैंक को खरीद कर बड़ा होना चाहे तो भी हो जाइए। बट आप, अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी है, अगर एक दूसरा बैंक आपके साथ मिलके दोनों कुछ बड़ा होना चाहते हैं तो आप बिल्कुल होइए, और जो जितने बड़े बैंक होंगे इंडिया के लिए उतना ही ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे कि कोटक महिंद्रा बैंक का कुछ साल पहले ही जो है उन्होंने मर्ज किया था आईएनजी वेस्टर्न बैंक को अपने अंदर, और सरकारी बैंक तो मर्जर करते ही रहते हैं, जो कि हम आपको इस कमेटी के बाद में डिस्कस भी करेंगे, कितने सारे मर्जर्स हुए हैं इंडिया में और हो रहे हैं, कितने एमलगेमेशन हो रहे हैं। इसके अलावा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की बहुत इंपॉर्टेंट बात करी गई, स्ट्रिक्ट मेजर्स फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग। अब पहले तो आप ये समझिए एंटी मनी लॉन्ड्रिंग होता क्या है। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग यानी कि जो आपका 2 नंबर का पैसा है, या फिर कहें कि जो पैसा आपने इलीगल तरीके से कमाया है उसको कि बाहर जो है अलग अलग अकाउंटों से घुमा के इस तरह से इंडिया में लाना कि वो पहचान भी ना पाए कि इसका सोर्स क्या है, और आपको टैक्स भी ना के बराबर भरना पड़े। एक कॉम्प्लेक्स मेथड जो ये मनी लॉन्ड्रिंग का बनाया गया है, ये 1998 से जो है प्रचलित होने लग गया था, और इस टाइम पे तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है वर्ल्ड में, जो कि बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है, क्योंकि जितना भी टेररिज्म का पैसा आता है वो, या फिर नक्सलिज्म का पैसा आता है, ये सभी जो है मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ही आता है। तो बैंक से कहा गया कि
कम से कम आप इतना इंश्योर कीजिए कि जो पैसा आपके अकाउंट में आ रहा है उसमें मनी लॉन्ड्रिंग का हाथ ना हो। तो उसके लिए भी जो है बहुत सारे प्रोविजन जो है नरसिम्हम कमेटी ने हमको बताए थे। उसके अलावा कहा गया कि इनफ्लो ऑफ क्रेडिट इनफ्लो। अब क्रेडिट इनफ्लो का क्या मतलब है? जो बैंक्स हैं, जैसे हमने कहा कि उन्हें जो है पैसे की हर वक्त जरूरत पड़ती है। जब जितना पैसा आएगा तभी तो वो आगे लोन दे पाएंगे किसी को, या आगे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे अपनी। तो उनको जो है बैंक्स का क्रेडिट इनफ्लो हमेशा बढ़ते रहना चाहिए। नए नए कस्टमर्स आप हमेशा ढूंढते रहिए, नए नए एरियाज तक जाइए, कॉर्पोरेट्स को से लोन लीजिए, या फिर आम आदमी तक दूर तक जाइए। बजाय कि आदमी आपके पास आए, आम आदमी, आप आम आदमी के पास जाइए और पैसा लीजिए उनसे, अपने पास उनको इन्वेस्ट करवाइए और आगे भी आप इन्वेस्ट कीजिए। तो ये हो गया हमारा क्रेडिट इनफ्लो। अब इनफ्लो की बात हो ही रही है तो उन्होंने एक और बात कही कि ह्यूज एफडीआई इनफ्लो। ह्यूज एफडीआई इनफ्लो। अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, पहले हमने कहा था ना कि फॉरेन बैंक्स खुलने चाहिए, फॉरेन बैंक्स आएंगे तो फॉरेन कैपिटल आएगी। अब हम एक कदम आगे बढ़ गए, हमने कहा कि चाहे इंडियन बैंक हो या फॉरेन बैंक हो या लोकल बैंक हो, इनमें भी फॉरेनर्स को अलाउ करें कि वो शेयर होल्डिंग खरीद सके, वहां से और पैसा चाहिए हमें। तो कैसा आएगा कि अपने प्राइवेट जो बैंक्स हैं इनमें भी कुछ शेयर जो है फॉरेनर्स को आप बेच सकते हैं, अगर आपको जो है अच्छी खासी कीमत अपने शेयर्स की मिल रही है। इससे इंडिया में फॉरेन इनफ्लो होगा, बहुत सारे फॉरेन मनी का, डॉलर्स का इनफ्लो होगा। ठीक, इसके अलावा फिर और क्या बातें कही गई? कस्टमर सर्विस की बात करी गई। पहली बार इंडिया में 1998 में कस्टमर सर्विस को रियलाइज किया गया कि ये भी कोई चीज होती है जो बैंक्स को प्रोवाइड करनी चाहिए। आज आप देखते हैं कि अगर आपको कोई भी अकाउंट खुलवाना है बैंक में या कोई भी सर्विस रिक्वायर्ड है तो बहुत प्राइवेट बैंक्स में तो स्पेशली लोग आपके घर ही आ जाते हैं, बैंक के कर्मचारी आपको घर आके आपके अकाउंट खोल देते हैं। ये सर्विस पहली बार जो है इस तरह की बातें शुरू हुई 1998 में नरसिम्हम कमेटी की वजह से ही। उन्होंने कहा कि कस्टमर को इतनी ज्यादा सुविधा प्रोवाइड कीजिए कि घर बैठे बैठे ही उसका ज्यादातर काम हो जाए, और इन केस उसे ब्रांच होना है तो उसको प्रायोरिटी हो, हमारे सभी कस्टमर्स को प्रायोरिटी प्रोवाइड हो। आप उनका काम जो सबसे पहले करें, अपना काम भी रोक कर, ताकि कस्टमर्स को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो और उन्हें बैंकिंग सेक्टर से जुड़ने में ज्यादा इंजॉयमेंट हो, उन्हें किसी तरह की हेजिटेशन ना हो। इसके अलावा सेटिंग अप ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, सेटिंग अप ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। अब ये क्या करता है भाई? हम ये है सेटिंग अप ऑफ क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ सिबिल स्कोर। सीधा सीधा अगर बोले तो आज आप देखेंगे कि हमेशा आपको अगर लोन चाहिए तो सिबिल स्कोर पूछता है सीधा सीधा बैंक आपसे। सिबिल स्कोर क्या है? कि आपकी जो लोन की हिस्ट्री, आपकी जो क्रेडिट हिस्ट्री है, आज तक आपने कितनी बार लोन लिया, कितनी बार टाइम से चुकाया, कितनी बार अपनी ईएमआई डेफर करी यानी कि नहीं चुका पाए या लेट चुका पाए, कितनी बार आपने लोन्स की जो है लेट पेमेंट करी है, कितना सारा आपने लोन लिया हुआ है, या जो आपने कभी लोन नहीं लिया। उस बेस पे आपको सिबिल स्कोर जो तैयार होता है ना, उसे जो है नरसिम्हम कमेटी ने ही सजेस्ट किया था कि ये सिबिल स्कोर आप इंट्रोड्यूस कीजिए। और इसके अलावा क्या कहा गया? रिस्क मैनेजमेंट। बैंक्स को जिम्मेदारी दी गई कि आप जो है अपने बैंक का खुद ही रिस्क मैनेजमेंट करें, बजाय कि आरबीआई आप पे हर वक्त नजर रखते रहे। वो तो रख ही रहा है, बट आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि आप हमेशा ध्यान रखें कि आपको कितना पैसे की रिक्वायरमेंट है, कितना आपका खुद का पैसा लगा हुआ है, तो आप उसी हिसाब से ही लोन डिस्ट्रीब्यूट करें। जैसे हमने भाई, अब तो आपके पास क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो की भी हम जो सुविधा प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उससे भी आप रिस्क मैनेजमेंट करने में ईजी होगी। डिसाइड कर सकते हैं कि अब इसमें ज़्यादा कस्टमर के पास ज़्यादा रिस्क है तो हम जो है इसको ज़्यादा इंटरेस्ट मांगेंगे। इससे हम जो हाई रिस्क लोन्स, एक लिमिट 10% लोन ही जो हाई रिस्क लोन देंगे, 70% लोन जो है हम मिड रिस्क लेंगे, और 10% रिस्क जो है हम ना के बराबर लेंगे, एकदम सेफ हेवन में लगाएंगे। ये सब रिस्क मैनेजमेंट में आ गया। इसके अलावा क्या कहा गया? बैंक ओनरशिप। अब बैंक ओनरशिप क्या होता है? ये बैंक ओनरशिप में कहा गया कि भाई, जो कि आज भी बहुत सारी प्रॉब्लम, ये जो बैंक ओनरशिप का पॉइंट है ना दोस्तों, आज भी बहुत सारी बैंक्स के लिए समस्या है। आरबीआई ने कहा कि भाई, और नरसिम्हम कमेटी ने जो पहले कहा, आरबीआई उसको फॉलो कर रही है कि आप जो है बैंक्स में ये इंश्योर कीजिए कि किसी भी एक आदमी का पूरा बैंक ना हो। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम ले लें कि कोटक महिंद्रा बैंक जो है वो सिर्फ एक ही आदमी का ही है,
उदय कोटक का ही है। तो इसके लिए कहा गया कि आप जो ये इंश्योर करें कि एक ही आदमी जो ये बैंक पूरा की पूरा बैंक जो है खरीद के ना बैठ जाए, इसके लिए आप जो है इंश्योर ये डिस्ट्रीब्यूट करें शेयर होल्डिंग को। जैसे कि आप कहिए कि भाई 30% से ज़्यादा शेयर जो है एक आदमी का नहीं हो सकता, या 20% से ज़्यादा नहीं हो सकता। जैसे अब आरबीआई ने कह दिया है कि आगे आने वाले सालों में हम इंश्योर करेंगे कि किसी भी एक आदमी का शेयर बैंक में 15% से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो ये सब आता है बैंक ओनरशिप के अंदर, ताकि फ्रॉड ना हो सके। अगर जैसे येस बैंक में क्या हुआ, भाई एक ही आदमी का ही सारा मेजर शेयर होल्डर था उस बैंक में, और वो अंदर अंदर क्या कर रहा था किसी को पता ही नहीं चला, और आगे आगे जाके बबल बस्ट हो गया। तो इस सब सिचुएशन से बचने के लिए ही आरबीआई ने कहा कि हम जो है 15% तक ही कर देंगे ओनरशिप, ताकि एक आदमी की इतनी ज्यादा वैल्यू ना रहे कि अंदर ही अंदर वो फ्रॉड करता रहे और बाकियों को पता ही ना चले। तो ये सारी सजेशंस थी नरसिम्हन कमेटी 2 1998 की, जिनके बाद इंडिया में बहुत सारे बैंकिंग रिफॉर्म्स आए, और कोटक महिंद्रा बैंक, येस बैंक, इंडसइंड बैंक और इस तरह के बहुत सारे बैंक्स खुलते गए सिर्फ इसी कमेटी के सजेशंस के बाद ही। इससे पहले भी जब इन्होंने पहली बार सजेशन दी तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक खुले। जब इन्होंने दोबारा सजेशन दी तो कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, येस बैंक जैसे बड़े बड़े बैंक्स खुले। और इन्हीं सभी जो बड़े बड़े प्राइवेट बैंक्स हैं, इनकी वजह से आज हमारी इकोनॉमी बहुत तेजी से आगे बढ़ पा रही है। तो आप समझिए कि ये जो नरसिम्हन कमेटी 1 और 2 थी, इन्हीं की वजह से बैंकिंग सेक्टर में इतने भयंकर रिफॉर्म्स आ पाए कि और हमारी इकोनॉमी इतनी तेजी से चल पा रही है। तो आप इन सबको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम कुछ लेटेस्ट मर्जर्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो अब हमने आपके लिए सारे मर्जर्स लिख दिए हैं 2019 में और 2020 में कितने कितने मर्जर्स हुए। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा में विजय बैंक और देना बैंक का मर्जर हो गया। तो अब ये दोनों बैंक जो है एग्जिस्ट नहीं करते हैं, ये दोनों के बैंक जो है बैंक ऑफ बड़ौदा में ही जा चुके हैं। अब पीएनबी बैंक के अंदर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, इलाहाबाद बैंक जो सबसे पहला बैंक खोला गया था, जॉइंट स्टॉक बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक और इंडियन बैंक, ये सारे बैंक सब बंद हो गए हैं। ये सारे बैंक जाके वो पीएनबी में ही मर्ज हो गए हैं। इसके अलावा बैंक ऑफ इंडिया के अंदर आंध्र बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र मर्ज कर दिए गए हैं। इसके अलावा फिर कैनरा बैंक में यूसीओ बैंक, सिंडिकेट बैंक और इंडियन ओवरसीज बैंक, ये सारे बैंक जो है कैनरा बैंक में मर्ज हो गए हैं। अब यूनियन बैंक के अंदर आईडीबीआई बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये दोनों बैंक यूनियन बैंक में मर्ज हो गए हैं। तो ये सारे जितने भी बैंक्स थे ये सब मर्ज होके अब टोटल 1 2 3 4 5 बैंक्स रह गए हैं मेजर इंडिया में। और एसबीआई तो है ही अलग से, उसके साथ भी और मर्जर्स हुए हैं, पर वो बहुत पहले ही हो गए थे। मेजर जो मर्जर्स का दौर आया वो 2019 और 20 में आया था, जिसमें ये भी अब हम कह सकते हैं कि बहुत बड़ा रिफॉर्म था बैंकिंग सेक्टर के लिए। क्योंकि ये जो बैंक्स थे दोस्तों, ये मर्ज इसलिए करना पड़ा क्योंकि इनका कहीं ना कहीं उतना एफिशिएंसी से काम नहीं हो पा रहा था, इनका मैनेजमेंट उतना एफिशिएंट नहीं था और एनपीए बढ़ता जा रहा था। जबकि बाकी जो हमारे बैंक्स हैं, ये पीएनबी बैंक हो गया, बैंक ऑफ बड़ौदा या बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, इनका मैनेजमेंट भी रॉबस्ट था और एनपीए उतना ज्यादा नहीं था रिलेटिवली। तो इसलिए इन सभी को जो है जिम्मेदारी दी गई कि आप ये सारे बैंक भी संभालिए। और इनका इस एक तरह से इंडिया में बहुत सारे लार्ज बैंक्स भी बन गए इस तरह से। क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि जब बैंक लार्ज होते हैं तो ज्यादा कैपिटल एक्सेस होता है उनके पास, ज्यादा वो लोगों से डिपॉजिट ले पाते हैं और ज्यादा अच्छे से वो इन्वेस्ट भी कर पाते हैं और उनकी बार्गेनिंग पावर भी स्ट्रांग हो जाती है। तो इसी के साथ में दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा 1991 के बाद से बैंक्स में कितने सारे रिफॉर्म्स आए और उसके बाद कैसे कैसे इंडिया में बैंक्स के लिए चेंजेस आते रहे, जो कि जिसका रिजल्ट आज हम देख रहे हैं मॉडर्न इंडियन बैंकिंग में। अब मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो पर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोज़ के सभी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। थैंक यू।